आवाज आ रही है सभी लोगों को? आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम एक मिनट की बदला, एक मिनट अनशेयर कर रहा हूँ इसको और शेयर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए थे, ठीक है। और एरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये सब जो रिलेटिव एरर है, फ्रैक्शनल एरर है, ये कैसे निकालेंगे यदि उनका क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आखिरी में मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आकर के इस प्रोसेस को रोका था, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो एक, चलिए एक पावर यहाँ पे आ गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सर अगर एक से ज़्यादा पावर आ जाती तो हम लोग क्या करते? तो देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, हम लोग लिख पाएंगे कि z इज इक्वल्स टू a की पावर m, b की पावर n और c की पावर r, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है? इन्होंने कहा था कि अगर z इज इक्वल्स टू a की पावर n हम लोग लिख रहे थे, तो जो फ्रैक्शनल एरर थी डेल्टा z अपॉन z, वो आ रहा था n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a, ठीक। अब मेरे को फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, मतलब रिलेटिव एरर या फिर मुझे परसेंटेज एरर लिखनी है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b प्लस, यहाँ पे ध्यान देना, हमको ऐसा लगता है जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं मैथमेटिक्स में कि जब भी कोई नीचे की पावर होती है तो वो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाती है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात आती है तो वो जो मैथमेटिक्स वाला रूल है वो नहीं लगता, ठीक। हमको क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर की पावर होती है उसको भी हमें पॉजिटिव में लेकर के आना है, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर पार्ट निकाल रहे हैं उसका नाम ही है आपका क्या? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम तो तब निकल पाएगी जब सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब सब कुछ ऐड हो जाएगा तब निकल पाएगी। तो उसने कहा ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आर हमारे पास डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक, ये तो समझ आ गया। अब आगे, अब इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हमको परसेंटेज एरर लिखना होगा तो हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल्स टू एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक। फिर n डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 एंड r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ठीक। तो ये जो हमने फॉर्म अभी ऊपर लिखी है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी फॉर्म जो है रिलेटिव एरर की फॉर्म में है, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमारा रिलेटिव एरर की फॉर्म में है, ये हमने रिलेटिव एरर या फिर हमने फ्रैक्शनल एरर लिखा है। और ये हमारा जो पार्ट है ये ये हमारा परसेंटेज एरर की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास आता है ऐसा कि हम लोग एक सिंगल पावर नहीं, अगर मल्टीपल पावर ले रहे हैं तो मल्टीपल पावर में हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब कोई कहता है कि मान लो कि अगर ऐसे लिखा हो a की पावर 1/2, b की पावर आपका 3/2 और सी की पावर 7/2 और डी की पावर जो है 8/9, अगर ऐसे लिखा होगा तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक, 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 7/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 8/9 डेल्टा बी अपॉन डी। इस तरीके से तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना है आपको, वो ये बताना है कि न्यूमरेटर पे आप ध्यान रखोगे, न्यूमरेटर में आप पक्का ध्यान रखोगे। दिक्कत आपसे डिनोमिनेटर में आती है, तो डिनोमिनेटर में पावर प्लस ही रहेगी, पावर किसी भी हाल में माइनस नहीं हो जाएगी। अब कोई यहाँ पे एक दिमाग लगा लेगा, कोई कहेगा मान लो सर यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता कि a की पावर 1/2 है, b की पावर 3/2 है, c की पावर -7/2 है
और डी की पावर 8/9 है। तो यह सिंपल सी बात है, इसको तो मैं पहले ऐसे लिख लूंगा, ए की पावर 1/2, बी की पावर 3/2, सी की पावर 7/2, हाँ, और नीचे तुम्हारे पास डी की पावर जो है 8/9। ठीक है, तो ए बी सी की पावर ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई और फिर डी की पावर हमने लिखी। तो जब हम फॉर्मूला लिखने में आएंगे तो हमारा फॉर्मूला यही आएगा जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस चीज को जरा समझिएगा कि अगर पावर नीचे नेगेटिव लिखी है तो एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है। सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक, तो ये हम लोगों ने कुछ जनरल फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तो वो सब ध्यान रखिएगा कि अगर z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है या z इज इक्वल्स टू ए माइनस बी है, तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। ठीक है ना, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, और यही होगा आपका जो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक, अब इसने क्या बताया कि डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। ये दोनों के लिए फॉर्मूला है, मतलब सम के लिए भी यही फॉर्मूला है और तुम्हारे पास डिफरेंस के लिए भी तुम्हारे पास यही फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू अगर ए बी होता है या z इज इक्वल टू अगर ए अपॉन बी होता है, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही फॉर्मूला होता है। z इज इक्वल टू अगर a की पावर n होता है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। आई बात समझने? तो ये तो हो गए आपकी फॉर्मूले की बात कि अगर सर फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो हम ऐसे करेंगे। अब आती है बात न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल उठाता हूँ। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल उठा के फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक न्यूमेरिकल, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। ये है अपना पहला न्यूमेरिकल, ये देखिए। अब ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में यहाँ पे दे रखा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 11.4 प्लस माइनस ऑफ 0.2। इसने एल के बारे में दे रखा है 11.4 प्लस माइनस ऑफ 0.2, ठीक, सेंटीमीटर। इसने ब्रेथ के बारे में दे रखा है 6.8 प्लस माइनस 0.4 तुम्हारे पास सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, जब आप इसे डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ोगे, मतलब कोई बच्चा कोई बुक पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट कोई और बुक पढ़ लेगा, ठीक है, तो वही कहेगा कि यार सेम क्वेश्चन के लिए जो सर ने बताया था और जो इस बुक में है और जो उस बुक में है उसके आंसर अलग अलग आए हुए हैं। ठीक है ना, और आपको क्या नाम है, इसके आंसर अलग अलग मिल सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा आंसर गलत होगा। ठीक है, इसने कहा ये लेंथ है और ये तुम्हारे पास ब्रेथ है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब निकालना क्या है पहले, तो अब ये बताओ। तो इसने कहा निकालना है हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है एल की वैल्यू। इसने कहा ठीक है, एरिया रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। इसने कहा ठीक। इन्होंने कहा कि अगर हम ये लेंथ बनाएं, ठीक है, तो हमको ये ले रखी है 11.4 प्लस माइनस ऑफ 0.2। सर क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब है कि जो एल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 11.4 प्लस 2 6 11.6 सेंटीमीटर, और एल की जो तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 11 पॉइंट तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम लेंथ की जो वैल्यू है वो 11.2 सेंटीमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ की वैल्यू है वो 11.6 सेंटीमीटर है। बात समझिए, ठीक है। इसने कहा ठीक है, समझ गया। और जो बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वैसे वैसे बी है कितना 6.8 प्लस माइनस ऑफ 0.4 है, तो 68 प्लस 4 मतलब 72, मतलब 7.4 7.2 सेंटीमीटर बी मैक्स हो गया। और बी मीन की बात करेंगे तो 6.8 माइनस ऑफ 0.4, तो ये वैल्यू हो जाएगी तो आपको कितनी 6.4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि जब आप मल्टीप्लाई करते थे आज तक, तो आज तक हमको क्या होता था, हमको लेंथ पकड़ा दी जाती थी, हमको ब्रेथ पकड़ा दी जाती थी। अब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेते थे और हमारा आंसर आ जाता था, और हम लोग को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ या एरर वेरर की तो हमको कोई झंझट नहीं था। लेकिन अब सवाल एरर एनालिसिस का है। एरर एनालिसिस में ये जानना चाहता है कि अगर हम इसका ऐसे पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरर निकालें जिसमें बात 19-20 होगी। 19-20 का मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ
कि मैं 11.2 की लोअर लिमिट से 11.6 की अपर लिमिट तक, 6.4 की लोअर लिमिट से 7.2 की अपर लिमिट तक कोई भी पर्टिकुलर लेंथ रखूंगा, तो हद से हद, है ना, हद से हद कितना एरर आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना एरर आ सकता है। तो इसने कहा कि उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इसने कहा कि इसको लिखना पड़ेगा एरिया इन द लिमिट्स ऑफ एरर, ऐसा लिखना, ठीक है, एरिया इन द लिमिट्स ऑफ एरर के लिखना कैसे, ये लिखना ए प्लस माइनस तुम्हारे पास डेल्टा ए। अब आप कहोगे फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला लगा दो सीधा काम खत्म, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। आपको कभी भी पूरा डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला उठाना है और पुट करना है, ठीक है। चलिए अब बात आती है, तो सर पहले एरिया कैसे निकालेंगे, जो पहले ए है उसको तो निकाल लेंगे सिंपल एल इंटू बी से। एल क्या है यहाँ पे, अब जरा देखिएगा, ये जो 11.4 है, ठीक है, ये हमारा एल है, और ये जो 0.2 है ये हमारा प्लस माइनस डेल्टा एल, ठीक। ये जो हमारा 6.8 है इसको हम बी बोलेंगे, और ये जो हमारा 0.4 है ये हमारा डेल्टा बी कहलाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एल, डेल्टा बी, एल और बी, चार लोग की वैल्यू अपन लोग को दी गई है और यही अपन लोग को दी जाएगी है, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है, एल की वैल्यू आपके पास आपने बताई थी 11.4, ठीक है, और तुम्हारे पास बी की वैल्यू आपने बताई थी 6.8, ठीक। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है 77.5, ठीक है। अब इसने कहा कि ये कैसे किया, क्या सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है क्या आपने, या फिर अगर आपने कोई नियम लगाया है तो आप वो बताइए। तो देखिए ऐसा है कि हमने जब 11.4 को आपका 6.8 से मल्टीप्लाई किया तो 71.52 आया। नियम तो ये कहता है मल्टीप्लाई करते वक्त नियम तो ये कहता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखा करे है आप उसको लेकर के आया करिए, है ना, यही कहता है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का। इसने कहा हाँ कहता तो यही है। तो इसने कहा कि देखो हम क्या करेंगे ना, हमें जब भी आंसर देना है एरर्स में, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स अलग है, एरर अलग है, जब भी हमको एरर में आंसर देना है तो हमें इन दोनों से बात करनी पड़ेगी। किन दोनों से, ये लेंथ और ब्रेथ से। हम इनसे पूछेंगे तुम लोग कैसे हो, ये कहेंगे हम तो बढ़िया, ठीक है, हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस में हैं, हम भी वन डेसिमल प्लेस में हैं। ये क्या बताएंगे, हम भी वन डेसिमल प्लेस में हैं या हम भी वन डेसिमल प्लेस में हैं। आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो फाइनल आंसर आएगा, दैट फाइनल आंसर मस्ट फॉलो द पैटर्न ऑफ लेंथ और ब्रेथ। जो पैटर्न लेंथ और ब्रेथ का दे रखा है उसी का पैटर्न फॉलो करो। तो इसका जो तुम्हारे पास एल दे रखा है और जो तुम्हारे पास बी दे रखा है ये वन डेसिमल प्लेस पे दे रखा है। तो उसने कहा ठीक है, अगर वन डेसिमल प्लेस में दे रखा है तो आप क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप 77.52 को राउंड ऑफ करिए और वन डेसिमल प्लेस पे लेकर के आइए। तो उसने कहा कि ठीक है भाई ले आते हैं। अगर वन डेसिमल प्लेस में लाना है तो ड्रॉपिंग नंबर कितना होगा, ड्रॉपिंग नंबर होगा 2, जो कि तुम्हारे पास क्या है 5 से कम है। हमने कहा हाँ। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, तो इसको जरा हम लोगों ने लिख लिया राउंड ऑफ करके कितना 77.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा ठीक है। अब बात आई डेल्टा ए निकालने की। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए, तुम्हारे पास डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए इंटू कितना, तो ए इंटू को बाद में लिखेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू तुम्हारे पास ए, ठीक। अब डेल्टा एल की वैल्यू कहाँ है, डेल्टा एल की वैल्यू 0.2, ठीक, 11.4, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू 6.8, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 77.5। आई बात समझ में, 77.5 हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत। अब 0.2 को हमने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू, अच्छा कितने डेसिमल प्लेस पे निकालनी है, क्या इस पे भी नियम निकालना है कि लगाना है कि नहीं निकालना लगाना है। आप एक काम करिएगा, जब आप इसको ऐसे सॉल्व किए करिएगा ना, आप सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करिएगा, जब पूरा आंसर निकल जाए ना, जब पूरा आंसर निकल जाए फिर अपना सिग्निफिकेंट फिगर और जो सॉरी राउंड ऑफ जो भी निकल लगाना वो लगाना, अभी बीच में मत लगाना वरना फिर रूल्स ही लगाते रह जाओगे, ठीक। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.0175 वैल्यू आई, ठीक, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.059 वैल्यू आई, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये किससे मल्टीप्लाई करना है 77.5, ठीक। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.0765, ठीक, और ये है 77.5, ये पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आई 4.59, ठीक। ये डेल्टा ए 2 डेसिमल प्लेस पे आया, तुम कहोगे हाँ आया दिख रहा है साफ साफ, तो हम कहेंगे फिर जाओ ऊपर जाओ,
डेल्टा जो एल और बी दिए थे ओरिजिनल वाले, उन लोगों से पूछो। उन लोगों से क्या पूछे? उन लोगों से पूछो कि तुम्हारा डेल्टा एल कैसा है, वो कहेगा 1 डेसिमल प्लेस पे। मेरा डेल्टा बी कैसा है, 1 डेसिमल प्लेस पे। तो 1 डेसिमल प्लेस पे तो उसी पे मेंटेन कर देंगे। तो हमने क्या किया, फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हमने कहा कि ड्रॉपिंग नंबर कितना होगा, ड्रॉपिंग नंबर होगा 9, जो कि है तुम्हारे पास 5 से ज़्यादा। ठीक, तो इसने कहा ठीक है। अब जो प्रीसीडिंग नंबर है वो तुम्हारे पास 5 है, उसमें मुझे +1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो हो जाएगा 4.59 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6। आई बात समझ? तो ये 4.6 हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इसको। हमने कहा ठीक है। अब मुझे लिखना है एरिया। ठीक है, अब मुझे लिखना है एरिया। तो एरिया को लिखूंगा मैं ए प्लस माइनस तुम्हारे पास कितना, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी, 77.5 प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी, 4.6। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब आप जब कुछ और बुक्स में देखोगे, है ना, जैसे मान लो कि आप एस सी वर्मा कर रहे हो, सिंगेज कर रहे हो, डीसी पांड्या, कोई पर्टिकुलर बुक देखोगे, तो क्या होगा उसमें आपको, वो कहेगा नहीं नहीं 77.5 टू ही लेके चलो। ठीक है, वो कहेगा नहीं नहीं 4.59 ही लेके चलो। तो वही बात है ना, अलग अलग आंसर आपको बुक में दिखेगा। लेकिन अगर आपको एरर में सटीक आंसर चाहिए कि बिल्कुल हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाए, ठीक है, तो आप इतना करना बस, जो लेग और ब्रेथ का जो पैटर्न दे रखा है, जैसे मान लो ये 11.4 की जगह 11.42 दे रखा होता, ये 6.8 की जगह 6.84 दे रखा होता, तो 2 डेसिमल प्लेस में बात बनती। ठीक है, जब 2 डेसिमल प्लेस में बात बनती तो हमको 2 डेसिमल प्लेस का आंसर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसको सिंगल डेसिमल प्लेस का आंसर निकाला और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बात क्लियर हुई सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी भी तरीके का? सिंपल आपको फॉर्मूला लगाने का है। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न था, ये था अपना z इज इक्वल्स टू ए बी का पैटर्न था। तो z इज इक्वल्स टू ए बी का पैटर्न मतलब मल्टीप्लाई वाला पैटर्न। मल्टीप्लाई वाला पैटर्न का मतलब है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी का। इस तरीके से ये तुम्हारे पास मैक्सिमम परमिसिबल तुम्हारे पास एरर। ठीक है, अब इसमें प्लस ही क्यों करते हैं, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आगे बताऊंगा प्लस क्यों करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं तुमको ये लेंथ और ब्रेथ दिया हूँ। अब मान लो तुम क्या नाम है, टाइल्स लगाने वाले शख्स हो। ठीक है, अब ये टाइल्स लगाने वाले शख्स हो तो हम तुमसे पूछेंगे कि भैया तुम लेबर हो, तुम मुझको ये बताओ कितना ज्यादा से ज्यादा एरर आएगा, उतनी टाइल तुम एक्स्ट्रा ले लेना ताकि तुमको एरिया पूरा पड़ जाए। ऐसा ना हो कि तुमको एरिया कम पड़ जाए। तो उसने फिर कैलकुलेशन करी, उसने बताया कि सर ऐसा है कि 4.6 जो है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा पड़ेगा, और इतना हो सकता है सर कम भी पड़े। तो हमने कहा कि भाई गड़बड़ी ना होते, तो 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर की मतलब तुम 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की तो तुम टाइल लेना ही लेना। लेकिन जब मार्केट जाना तो 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और कवर हो जाए इतनी टाइल तुम और ले लेना। कम नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा पड़ जाए ठीक है लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर 4.6 आती है मैक्सिमम तो ये पूरी की पूरी खपत हो जाएगी, है ना। अज्यूमिंग की वेस्टेज नहीं है, अगर वेस्टेज है तो और लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। बात क्लियर हुई सभी लोगों को? किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पहले एक टफ एक इजी ऐसे करके पैटर्न करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। अब एक सवाल और देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, हाँ, अब ये एक सवाल देखिए, if the length and time period of an oscillating pendulum have errors of 3% and 2% respectively, then what is the error in the estimate of g? अगर लंबाई और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम में एरर 3% और 2% है, तो यह बताओ कि क्या एरर होगा जी के एस्टिमेशन पे। इन्होंने कहा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो बताइए आप। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तुमको पता होगा, टाइम पीरियड ऑफ तुम्हारे पास ऑसिलेटिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम के लिए पेंडुलम बना देता हूँ फटाक से मैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया है पेंडुलम, ठीक। अब ये पेंडुलम क्या करता है, ये पेंडुलम का होता है बॉब, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बॉब, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और ये पेंडुलम करता क्या है, पेंडुलम ये तुम्हारे पास इस तरीके से इधर उधर मूवमेंट किया करता है, राइट। ए से लेकर के ओ से लेकर के बी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में गेम खेला करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब बात आई टाइम पीरियड की फॉर्मूले की, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ देयर इज नो अनदर फोर्स। यदि किसी और तरीके का कोई फोर्स नहीं है तब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। और अगर कुछ और है, मान लो इस पेंडुलम को लेकर के मैं छत से नीचे गिर जाऊं, है ना, मैं छत से नीचे चला गया, तो भाई फिर तो कुछ हो गई नहीं, है ना। और मान लो कि मैं लिफ्ट में चला जाऊं, लिफ्ट में ऊपर चला जाऊं, लिफ्ट में नीचे चला जाऊं, जब हम लोग लिफ्ट में होते हैं और नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हमको बड़ा हल्का फील होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारा वजन कम हो गया। जब हम लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं तो हमको बड़ा, और ऊपर जा रहे होते हैं तो हमको बड़ा भारीपन महसूस होता है, हमको लगता है कि जैसे कोई हम पे बहुत ज्यादा दबाव दिए दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे पास मोशन ऑफ अ बॉडी इनसाइड द लिफ्ट, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे और शायद आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसमें होगी भी। ठीक है, तो वो कुछ होता नहीं है, उसमें हम लोग जी इफेक्टिव निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, हमको सवाल कर दिया है, हमसे पूछा है कि एस्टिमेट ऑफ जी बताओ, तो तुम कहोगे ठीक है भाई, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, क्या करा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है। ठीक, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन तुम्हारे पास जी, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन तुम्हारे पास टी स्क्वायर। अब एस्टिमेट ऑफ जी पूछे हो तो एस्टिमेट ऑफ जी के लिए जी का फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बिना तो काम हो नहीं पाएगा। इसने कहा हाँ बात तो सही है, तो इसने कहा कि डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू, अब ये 4 पाई स्क्वायर एग्जैक्टली क्या है भैया? ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आ सकती। क्या मतलब? क्या मतलब ये कि 4 आज भी है, कल भी 4 रहेगा और 200 साल बाद भी 4 ही रहेगा। पाई स्क्वायर आज भी क्या नाम है, पाई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 9.8 समथिंग आती है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये आज जो है ये भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये तो तुम्हारे पास लेंथ है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, इनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन तुम्हारे पास होता रहेगा। ठीक है, तो इसने हमसे यही पूछा, तो इसने कहा कि ठीक है हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन तुम्हारे पास टी। आई बात समझ में? ये 2 टाइम्स क्यों लिखा आपने? सिंपल सी बात है, टी के पास पावर 2 है और एल के पास पावर 1 है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। उसने कहा ठीक है। इसने कहा परसेंटेज के फॉर्म में लिखो, हमने कहा ठीक है हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने उठा करके इसको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इस तरीके से हमने लाया। अब इसने कहा कि हमें कुछ दे रखा था, हमें दे रखा था लेंथ में, तो हमें दे रखा था डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, हमको ऑलरेडी दे रखा था कि वो 3% है, और हमको डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 हमको दे रखा था कितना, कि वो 2% है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, उठा के मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो ये हो गया है तुम्हारे पास 3%, ये हो गया है 2 इंटू तुम्हारे पास 2%, इसकी वैल्यू 3% थी, इसकी वैल्यू 2% थी, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 कितना, 7%। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये कितना आया? ये आया तुम्हारे पास 7%। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। आई बात समझ में? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा झंझट ही नहीं है। इसने सीधे सीधे बोला था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिए दे रहे हैं हम आपको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिए दे रहे हैं, आप निकाल लो जी का क्या नाम है एस्टिमेशन, जी के एरर का एस्टिमेशन। आपको कुछ नहीं करना था, आपको जी का फॉर्मूला बनाना था। इसका मतलब कि जिसका निकालना होता है एरर उसका फॉर्मूला बनाना जरूरी है क्या? ऐसे नहीं कर सकते, नहीं ऐसे कैसे कर लोगे? पहले सामने ले करके आओगे, तुमको दिखेगी कौन कौन सी पावर है, कितनी कितनी पावर है, तब तो कर पाओगे ना, वरना ऐसे कैसे हो पाएगा? ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल करेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं जरा, अगला सवाल क्या कह रहा है। अब अगला आपको एक बढ़िया सवाल कराता हूँ, जरा देखिएगा। मैक्सिमम परमिसिबल डेंसिटी, और हाँ एक ये वाला सवाल आप देखिए, इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है ये सवाल। अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है तुम्हारे पास, द मास एंड डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड टू बी 12.4 प्लस माइनस ऑफ 0.1 किलोग्राम, 4.6, ठीक, और प्लस माइनस ऑफ 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमसे पूछा है। ठीक, अब आप कहोगे कि सर इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए आप कहोगे कि क्या है इसके अंदर, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। एरर ऑफ लिमिट्स, एरर ऑफ लिमिट्स जो है, जो कि हमको मास में दे रखी है ना सर,
वो ये दे रखी है कि मास में क्या दे रखी है, एरर ऑफ लिमिट्स ऑफ मास दे रखी है हमको 12.4 प्लस माइनस ऑफ 0.1, तुम्हारे पास कितना किलोग्राम ये दे रखा है, ठीक। और इसने कहा कि ठीक है, और डेंसिटी डेंसिटी में दे रखा है कुछ, डेंसिटी हमें हमको दे रखा है 4.6 प्लस माइनस ऑफ 0.2, ठीक है, किलोग्राम पर तुम्हारे पास मीटर क्यूब। अब ये 1 dp में दे रखा है, ठीक है, ये भी 1 dp में दे रखा है, ठीक है, ये भी आपका जो है 1 dp दे रखा है, और ये भी आपका 1 dp दे रखा है, ठीक है। 1 dp आपको यहाँ पे पूरा दे रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने का क्या कैसे निकालेंगे, इसने का बहुत सिंपल है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी हो गया। इसने का ये तो सिमिलर हो गया, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी के, तो सर फिर तो बहुत सिंपल है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। इसने का ठीक है, इसने का 1 मिनट 100 क्यों लिखा, परसेंटेज एरर तो पूछा नहीं तो क्यों लिखा, हाँ बात तो सही है, 100 क्यों लिख दिया हम लोगों ने, 100 नहीं लिखना चाहिए था। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 100 मत लिख दीजिएगा जब आपको ऐसा सवाल आए उसने खुद ही परसेंटेज में दे रखा हो, तब 100 लेकर के आना, मतलब परसेंटेज एरर तुम तब लेकर के आना जब परसेंटेज फॉर्म में दिया तो हो। जब परसेंटेज फॉर्म में दिया नहीं होगा तो क्या करोगे, तो सीधे सीधे उठा करके क्या करोगे, डायरेक्टली अपना डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा एम अपॉन एम एंड डेल्टा रो अपॉन रो, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। तो इसने कहा कि मैक्सिमम परमिसेबल एरर निकालने के लिए हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है भाई, मैक्सिमम परमिसेबल एरर हम लोग निकालने के लिए लिखते हैं, हमने लिख दिया। अब इसने कहा कि कैसे निकालेंगे, इसने कहा कि हमको सबकी वैल्यू पता है, डेल्टा एम की वैल्यू पता है 0.1, ठीक है। इसने कहा ये शख्स जो है ये डेल्टा एम है, ठीक है। इसने कहा ये जो है ये डेल्टा रो है, ये वाला रो है, और ये वाला तुम्हारे पास मास है, मास भी पता है, डेल्टा एम भी पता है, रो भी पता है, डेल्टा रो भी पता है, ठीक। अब इसने कहा निकालने का क्या है, निकालने का है अपन लोग को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जब ये बोलता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद एरर लिमिट्स निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, v प्लस माइनस डेल्टा वी निकालना है। आई बात समझ में, ये नहीं कि तुम आधा सवाल निकाल के चले आओगे फिर टीचर के पास दौड़ के चले जाओगे कि नंबर पूरा दो, नहीं, वो नहीं देगा नंबर। नंबर तुमको पूरे तब मिलेंगे जब तुम v की वैल्यू भी निकालोगे और दिखाओगे, ठीक, डेल्टा v की वैल्यू भी निकालोगे और दिखाओगे, और फिर फाइनली लिखोगे भी, ये नहीं कि दिखा दिया और दिखा दिया लिखे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो इसने कहा ठीक है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन तुम्हारे पास रो, तो मास की वैल्यू कितनी, ये हो गई 12.4, एम की वैल्यू और रो की वैल्यू कितनी 4.6, ठीक। हमने इसको डिवाइड करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 2.69 आई, ठीक, 2.69 आई। इसने कहा ठीक है, ये भी वन डेसिमल प्लेस, ये भी वन डेसिमल प्लेस, 9 को अपना माना ड्रॉपिंग नंबर, 9 को अपने ट्रीट किया हम लोगों ने ड्रॉपिंग नंबर, ड्रॉपिंग नंबर इज योर 9, 9 इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीसीडिंग नंबर इज योर 6, 6 में किया प्लस 1 ऐड, ये हो गया है 7, तो ये हो गया है 2.7, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे कितना, इसको हम लोग लिख पाएंगे कितना, इसको हम लोग लिख पाएंगे 2.7 तुम्हारे पास मीटर। वी का तो काम हो गया भाई, अब आते हैं डेल्टा वी के काम पे, ठीक है, आ जाते हैं डेल्टा वी के काम पे। तो इन्होंने क्या बताया कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना, ये है तुम्हारे पास मास, मास में कितना 0.1 अपॉन 12.4, ये हो गया है तुम्हारे पास 0.1 अपॉन, ठीक है, 12.4, और ये तुम्हारे पास है 0.2 अपॉन 4.6, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास बी है ना, बी की वैल्यू तो निकाली थी, पुट कर देंगे हमने, ठीक है भाई। अब हमने इसको जब निकाला तो ये वैल्यू आई है 8.06 इंटू 10⁻³ प्लस तुम्हारे पास 43.47 इंटू 10⁻³ इंटू वी, सॉल्व किया। अब देखिए यही बात है ना, यहाँ पे जब आप अंदर की तरफ यहाँ पे और यहाँ पे जब आप ऑपरेशंस कर रहे होंगे, अपना सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, कोई सिग्निफिकेंट फिगर का रूल मत लगाइएगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे। आप सिंपल मैथमेटिक्स जो आप सीख के आ रहे हैं बचपन से वो लगा कर फिर सॉल्व करके आइएगा। ये भी मत सोचिएगा कि ऐसे सवाल नहीं आते होंगे, ये तो बस मैं ही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं, आपको एग्जाम में करने होंगे, ठीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे आईएससी के हो, सवाल ऐसे आते हैं और आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सो 8.6 और ये 43.47 करा, तो ये कितना देगा 43.47
दिस वन इज 43.47 प्लस 8.06, ये आ गया 51.53 राइट। तो ये आ गया है तुम्हारे पास कितना 51.53 इंटू 10⁻³ इंटू वी की वैल्यू कितनी 2.7, ठीक है। हमने वी की वैल्यू कितनी पुट कर ली 2.7 पुट कर ली, 100, ठीक। अब देखिए, अब इसने क्या बताया कि 51.53 तुम्हारे पास आ गया है और 2.7, अब हम जब इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 139 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू आई, ये वैल्यू हो कितनी गई, ये हो गई 0.139 वैल्यू। इसने कहा ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये 0.139 पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास है। 0.139 वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो 3 डेसिमल प्लेस में चली गई, ठीक है। अब इसको हम जो है 2 डेसिमल प्लेस में लेकर के आए, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास जो है 3 डेसिमल प्लेस में लेकर के आए। अब देखो, अब इसने कहा कि 0.139 का मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे पास अगर हम 1 डेसिमल प्लेस पे लेकर के आएंगे तो हमको इस 3 को देखना पड़ेगा, ठीक। हमने कहा हाँ ठीक। अब अगर हम ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास 0.1, ठीक, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा, ठीक है। अब 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा तो हम यहाँ पे 0.1 अगर लिख देंगे तो वो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। आप कहोगे क्या मतलब हुआ, मैंने कहने का यह मतलब है कि अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे 0.1 है, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे 0.2 है, तो 0.1 और 0.2 के बीच में इनकी एरर की जो डेल्टा वी होगी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास रहेगी। इसने कहा ठीक है ऐसे ही होता है। इसने कहा कि हाँ मतलब मोर और लेस इनके बीच में कहीं रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एंड पॉइंट्स कभी नहीं लेते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे केस में जब भी तुम्हारे पास ऐसा केस हो तो तुम 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करने की जगह 2 डेसिमल प्लेस पे क्वेश्चन को छोड़ना, मतलब कि ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारे पास हो जाएगा 9 जो कि है 5 से ज्यादा, प्रीसीडिंग नंबर तुम्हारे पास हो जाएगा 3, इसमें करना पड़ेगा +1 ऐड, और प्रीसीडिंग नंबर हो जाएगा 3 + 1 कितना तुम्हारे पास 4, तो ये हो जाएगा 0.139 would be converted into 0.14। और अब मैं आंसर यहाँ पे v का जो लिखूंगा वो होगा v प्लस माइनस तुम्हारे पास डेल्टा v, ठीक है, वॉल्यूम का तुम्हारे पास आंसर, और ये आंसर आएगा आपके पास 2.7 प्लस माइनस ऑफ 0.14 तुम्हारे पास कितना मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करें। सभी लोगों को क्लियर हुआ? किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई यहाँ पे आपको लग रहा है कि हमको यहाँ पे डाउट है तो बताइए, ठीक। इस क्वेश्चन में हाँ खुशबीर अभी जो तुमने भेजा भी बताते हैं, ठीक है। हाँ सर, वो इसमें डाउट है जो भेजा था। हाँ हाँ मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है सॉरी। हाँ तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए जरा कि अभी नो सर। जो तुम्हारा वाला क्वेश्चन है वो अभी आने वाला है, ये जो तुमने अभी मेरे को भेजा है ये भी आने वाला है, ठीक है, पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था यहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज आपको यही नहीं समझ में आ रही होगी कि ये जो हमारा 0.139 है इसको 1 डेसिमल प्लेस में क्यों नहीं लिया, 2 डेसिमल प्लेस में क्यों लिया। इस बात का ध्यान रखना कि व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग, जब भी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वट एवर दी आपकी जो एरर की वैल्यू आ रही होगी, जो डेल्टा वाले पार्ट की वैल्यू आ रही होगी, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी। तो हमने कहा इसीलिए हमने 0.139 को 3 को ड्रॉपिंग नंबर ना मान करके, 1 को प्रीसीडिंग नंबर ना मान करके, इसको 0.139 को 0.1 ना मान करके हमने 0.14 में इसको डाला, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 0.14 में लिया। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके की, इसमें किसी को कभी इसमें किसी में कोई डाउट है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेंगे। जब ऐसा ऐसा तुमको तब करना होगा जब तुमको ऐसा फंसे कि यार 1 डेसिमल प्लेस में लाना है या 2 डेसिमल प्लेस में लाना है, तब लाना है, वरना अगर सीधे सीधे निकल जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जो आंसर आ रहा है वो लिख करके आ जाएगा, ठीक है। सभी लोग को आ रहा है आवाज आ रही है, तुम लोग को नहीं आ रही, मतलब कोई यस आवाज ही सर। ना आ रही हो, आ रही है सब लोग को? कृतिका, सर्वी, अर्पित, आवाज आ रही है बेटा? चलो यस सर। हाँ, ठीक। तो ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मेरे को भेजा गया है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे है अभी यहाँ पे लिस्ट में ही है,
वो करने वाले हैं, ठीक है, उसको ही कर देते हैं पहले, ज़्यादा बेहतर है। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। हाँ, two resistors having resistance of the R1 and your R2, हाँ, ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ये सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर वो पैरेलल में जाके कनेक्ट हो गए, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अपन लोग को आंसर चाहिए है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब हम कहेंगे कि यार सीरीज और पैरेलल जो पढ़ के आए हो तुम लोग कहोगे हाँ पढ़ के तो आए हैं। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस तुम्हारे पास R2, ठीक। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये होता है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 और सीरीज में, और ये होता है पैरेलल में। अब सीरीज में अगर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है। ये कैसे निकालेंगे सीरीज में? सर सीरीज में अगर निकालना है, अगर सीरीज में निकालना है तो हमको पता है कि R1 प्लस R2 करना है, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो डेल्टा Z निकाल लेते हैं पहले, डेल्टा Z। अब इसने कहा कि ये है तुम्हारे पास डेल्टा R1, ये है तुम्हारे पास R1, ठीक, ये है तुम्हारे पास डेल्टा R2 और ये है तुम्हारे पास R2, ठीक। तो डेल्टा तुम्हारे पास R1 प्लस डेल्टा तुम्हारे पास R2, 3 प्लस तुम्हारे पास 4 इज इक्वल टू 7, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई, ये तो निकल के आ गया। अब हम Z कैसे निकालेंगे? Z को निकालेंगे R1 प्लस R2 करके। ये हो जाएगा कितना 100 प्लस तुम्हारे पास 200, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 300। तो इसने कहा कि ठीक है सर Z प्लस माइनस डेल्टा Z फॉर्म लिखना होता है। तो इसने कहा कि R इक्वलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्वलेंट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इसने कहा कि डेल्टा Z को आप डेल्टा R इक्वलेंट समझिए और इसको आप R इक्वलेंट समझिए। उसने कहा ठीक है भाई समझ लेंगे। तो उसने कहा 300 प्लस माइनस तुम्हारे पास 7, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास सीरीज का। अब बात आती है कि ये कैसे किया जाएगा, पैरेलल कैसे किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, पैरेलल के लिए हमारे पास किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए पैरेलल के लिए एक्चुअल में कभी फॉर्मूला बताया ही नहीं जाता है, ठीक है। वो सिर्फ क्वेश्चन में या तो दे देते हैं, ठीक है, या तो फिर क्या नाम है कहीं बुक में लिखा होता है तो स्टूडेंट याद कर लेता है। देखो कैसे आता है वो। अच्छा सबसे पहले तो सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग।